अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रशीद पाकिस्तानी है। आज मैं आपको ARP टॉक बैक की इंटरव्यू सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। इस इंटरव्यू का मकसद उन तमाम एस्पायरेंट की हेल्प करना है जो CSS और PMS का इम्तहान देना चाहते हैं। आज के हमारे मौजूद मेहमान रिजवान कादर मेमून है, जिन्होंने 2 मरतबा PMS पास की और साथ ही CSS 2020 में ऑल ओवर सिंध में सेकंड पोजीशन हासिल की। आइए हम इनसे पूछते हैं कि सफ़र कैसा रहा और कौन से अप्स एंड डाउन्स हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको ARP टॉक बैक की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम सलाम राशिद। आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप में आपकी एलोकेशन आपका सारा सफ़र कैसा रहा और कौन से अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए? ये जो मेरा सफ़र था एक रोलर कोस्टर की तरह था। कभी इसमें जो है आपके ऊपर एक हाइप क्रिएट हुई होती है कि खुशी होती है कि आपका काम सही जा रहा है, कभी डिप्रेशन होती है। तो ये एक रोलर कोस्टर ड्राइव था और इस जर्नी को तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स से लेकर 2 ईयर्स लगी। तो इस फेज़ में जो है थोड़ा डिप्रेशन फेज़ पे आया जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो ऐसे फेल हुआ था। तो ये एक वैसे अच्छा जर्नी था क्योंकि इसकी जो एंड थी वो एक अच्छे जो है ग्रुप में ख़त्म हुई। तो इस बार आप मुझे ये बताएं कि CSS की जर्नी आपकी प्लान थी या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपने तैयारी स्टार्ट की थी? नहीं, ये मेरी बिल्कुल प्लान्ड जर्नी थी। ये मुझे बड़ा शौक़ था सिविल सर्विस में आने का, स्पेशली व्हेन आई वाज इन मैट्रिकुलेशन। तो उस वक्त से मेरे जहन में थी, मगर इस जर्नी में मैं फॉर्मली जो है वो ग्रेजुएशन के बाद आया। इस बार आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारे स्टूडेंट और एस्पायरेंट यही सवाल पूछते हैं कि CSS करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या होनी चाहिए और उसकी स्टडी कहाँ से हम स्टार्ट करें? सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट ये है कि आपकी जो है ना अंग्रेज़ी जो ये इंग्लिश है उसके दो सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश कंपोजिशन। उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए क्योंकि पूरा जो ये CSS के पेपर्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तो मीडियम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो फर्स्ट आपकी जो है इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, आपकी जो रीडिंग्स है वो है जो FPSC ने रिकमेंडेड रीडिंग्स दिए और ये जो फॉरेन पब्लिकेशंस है वहाँ से अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तभी आप जो है CSS को क्रैक कर सकते हैं। इंग्लिश से मुंसलिक मेरा एक और सवाल है कि ज़्यादातर लोग और स्टूडेंट्स इंग्लिश एसे में ही फेल होते हैं, मोर देन 98%। तो इंग्लिश एसे की वो तैयारी कैसे करें, कंटेंट वो कैसे जनरेट करें और स्ट्रक्चर उसका कैसा होना चाहिए? फेल होने के 2 ही असबाब हैं। एक असबाब ये है कि ये जो एस्पायरेंट्स हैं वो ऐसे को कॉपी करते हैं दूसरे एस्पायरेंट्स के। सेकंड ये है कि वो स्पेसिफिक टॉपिक बनाते हैं, मगर होना ऐसा चाहिए कि ये एज एन एरिया बनाना चाहिए और वेल रिसर्च हो। 5-6 बुक्स उस पर अच्छे तरीके से रीड करनी चाहिए। जैसे कि एक एजुकेशन है तो आप एजुकेशन पे एक स्टेटमेंट नहीं बना सकते कि यही ऐसे आएगा। तो एजुकेशन एज अ होल आप बनाएंगे कि एजुकेशन में लूप होल्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं उन लूप होल्स के, हायर एजुकेशन क्या हैं, मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ये 4-5-6 जितने भी अच्छे बुक्स हैं उनसे आप वेल रिसर्च करें पहले, दैट इज़ वाई आप पास कर सकते हैं। रिजवान, इंग्लिश एसे के बाद प्रेसियर कंपोजिशन, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं और स्पेशली जो वोकेबुलरी है वो एक हडल बन चुकी है। तो वोकेबुलरी को कंट्रोल और हैंडल करने के लिए कौन से सोर्सेज बरूकार लाए जाएँ? सबसे पहले मैं आपको प्रेसी का जवाब दूं। प्रेसी और जो इंग्लिश ऐसे उनके लैंग्वेज में बिल्कुल फ़र्क है, ठीक है। उसमें प्रेसी में जो होते हैं हमें कॉम्पैक्ट लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, तो उसके लिए एस्पायरेंट्स की जो प्रैक्टिस होती है वो बिल्कुल कम होती है। कम से कम आप जो है पास पेपर्स के 40-50 साल के जो पास पेपर्स हैं उनकी आप अच्छे तरीके से जो पास पेपर्स के प्रेसीज हैं आप वो सॉल्व करें। दूसरा ये कि कोई अच्छा बुक लें, वहाँ से टेक्निक्स देखें कि कैसे होता है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। दूसरी बात है वोकेबलरी की। हम वोकेबलरी को बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि ये डेड वोकेबलरी है, बिल्कुल ऐसे नहीं। वोकेबलरी 2 तरीके से बन सकती है। एक है रीडिंग बुक्स, जितना आप रीड करेंगे उतनी आपकी अच्छी और एक्टिव वोकेबलरी बनेगी। दूसरा ये है कि आप अच्छा वोकेबलरी का बुक लें जो अच्छे तरीके से किसी बड़े राइटर का लिखा हुआ हो, वो आपको वो अल्फाज जो हैं अच्छी मीनिंग्स और यूसेज के हिसाब से समझाए। मेरे जहन में एक बुक आ रहा है वो है वर्बल एडवांटेज, ये चार्ल्स हैरिंगटन का बुक है, ये बहुत अच्छा है, एस्पायरेंट्स को हेल्प देगा। अच्छा रिजवान, इंग्लिश एसे में इंग्लिश प्रेसियर कंपोजिशन में एक पोर्शन है करेक्शन का, जी जी, वो स्टूडेंट कहाँ से हेल्प करें? उसके लिए कोई खास सोर्स जो आपने यूज़ किया हो? मैंने एक सोर्स यूज़ किया था, वो था इंग्लिश ग्रामर इन यूज़। मैंने ग्रामर वहाँ से प्रिपेयर की थी स्पेशली। दूसरी बात, मैंने एक करेक्शन वाला मेथड और सेंटेंस स्ट्रक्चर वाला जो मेथड था वो मैंने रेनिन मार्टिन से किया था। तीसरी बात, मैंने जो पास पेपर्स थे वहाँ से करेक्शन सॉल्व की और देखा कि कौन सी ज़्यादा करेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, वाया कि वो
प्रेपोजिशन से आ रहे हैं या प्रोनाउन से आ रहे हैं, तो स्पेसिफिक में मैं उस फील्ड में गया था। अच्छा रिजवान, ट्रांसलेशन के लिए क्या करना चाहिए? क्या ट्रांसलेशन के लिए अखबार से कोई आर्टिकल लेके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें या कोई खास सोर्स है इसका भी? अखबार भी एक अच्छा सोर्स है, मगर आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपने सही किया या गलत किया। आप वो पैसेज लें जिसके ऑलरेडी अंग्रेज़ी में भी हो, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि आप कितना उसके करीब गए और अच्छे वर्ड्स कौन से आपने यूज़ किए या आपने कौन से मिस किए। तो इसके लिए आप कोई स्पेसिफिक बुक लें। जो मैंने यूज़ किए थे वो टू द पॉइंट था, आफ्ताब अहमद का था, वहाँ से किए थे। और बीए के जो पास्ट पेपर्स थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, मेरे वहाँ से किए थे। तो ये दो मैंने सोर्सेस यूज़ किए थे। सीएसएस के खिलाफ बहुत सारे माज होते हैं, लेकिन ये आज का माज आपके और सीएसएस के नाम है। मुझे आप एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताएं कि सीएसएस की अप्रोच क्या है इन टर्म्स ऑफ कितना टाइम देना चाहिए, और सीएसएस के पेपर की लेवल क्या है? इसकी जो लेवल है वो एक बिल्कुल हायर है। आप एक नॉर्मल जो है एक एजुकेशन से इसको क्रैक नहीं कर सकते। अगर आपकी एजुकेशन नॉर्मल है तो आपको वो गैप फिल करना है। वो कैसे फिल होगा? आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, रीडिंग्स करनी होगी, नोट्स बनाने होंगे, अच्छे तरीके से उस स्टडी को डाइजेस्ट करना होगा। जो मुझे टाइम लगा था वो 1.5 ईयर्स से लेके 2 ईयर्स तक लगा था। तो आई थिंक ये एक नॉर्मल ड्यूरेशन था। इतना तो एस्पायरेंट्स को लग ही जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन में टाइम लगता है, हम नोट्स बनाते हैं, हर एक की एक अलग अप्रोच होती है, मगर नोट्स मेकिंग में टाइम लग जाता है। उसके अलावा मॉक एग्ज़ाम्स देते हैं। तो ये एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है। ऐसे नहीं है कि आप 4 महीने में 2 महीने में, क्योंकि एक मैं नॉर्मल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वो मुझे गैप भी फिल करना था, इसी वजह से मुझे इतना टाइम लगा। रिजवान माशाल्लाह आपकी एक बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है। आपने 2 मरतबा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स PMS पास किया है, 1 मरतबा सिंध, वो भी पोजीशन के साथ आप टॉपर हैं। रिजवान आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, जैसे कि IR, US हिस्ट्री, उसके बाद आइला, जनरल स्टडीज़ और सिंधी। स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को उठाने में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सबसे पहले आप ये देखें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जैसे मेरा इंटरेस्ट था ग्लोबल पॉलिटिक्स में और करंट अफेयर्स में, तो मैंने इस वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस उठाया। एस्पायरेंट्स क्या करते हैं कि वो दूसरे जो कामयाब लोग हैं या दूसरे जो सीनियर एस्पायरेंट्स हैं उनसे सजेशंस लेते हैं कि वो मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। कभी कभी उनके मिजाज को वो जो है ना फिट नहीं करता, तो इसी वजह से एस्पायरेंट्स को दिक्कत होती है। दूसरा ये भी देखना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे होता है कि हमें ज़्यादा मार्क्स अगर लेंगे तो तभी एक अच्छे ग्रुप में हमारी एलोकेशन हो पाएगी। तो एक ये भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच हमें लगानी चाहिए कि कौन सा ज़्यादा मार्क्स देगा सब्जेक्ट। ये 2 चीज़ें अगर आप जहन में रख लेंगे तो आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेजेस करते हैं कि CSS और PMS में क्या फ़र्क है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे और इसको आप कैसे वजाहत करेंगे इसकी? PMS और CSS में एक वाज़िब फ़र्क है। PMS एक प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है, ये एक सूबाई एक कमीशन है, और ये CSS एक फेडरल कमीशन है। PMS में आप क्या करते हो, अपने सूबे के अंदर सर्व करते हो। CSS में आप पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्व करते हो। PMS के पेपर के अलग डायनामिक्स हैं, वहाँ पे कुल 10 सब्जेक्ट हैं इस वक्त सिंध की PMS में, और CSS में आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं। और बाकी पेपर के हवाले से अब सिंध और सिंध की PMS और CSS में ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं, बाकी दूसरे सूबों का मुझे इतना इल्म नहीं। रिजवान जर्नी बहुत हेक्टिक होती है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल ड्रॉबैक्स को आप स्टूडेंट फेस करते हैं। बिल्कुल। तो आपने इस पूरी जर्नी में अपने आप कैसे मोटिवेट करना? आपको बिल्कुल डिप्रेशन होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, आपको ऐसे लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगी, मगर आपको हर वक्त पॉजिटिव रहना है। हर एक बंदे का एक तरीक़ेकार होता है कि वो खुद को मोटिवेट करता रहता है। जो मेरा तरीक़ेकार था, तो मैं कुरान शरीफ पढ़ता था या दूसरे चीज़ें करता था, एक्सरसाइज करता था। तो ये चीज़ें आपको एक रिलैक्स करती हैं और आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, तो इसी वजह से आप मोटिवेट होते रहते हैं। दूसरी बात आप ये देखें कि ये जो इसका एंड है, इसका कंक्लूजन है, वो बहुत अच्छा है। अगर आप एक अच्छे ग्रुप में लैंड करेंगे, CSS पास करेंगे, तो आपका जो फ्यूचर है वो एक सेट हो जाएगा। तो अगर आप उस फ्रूट को देखेंगे, नतीजे को देखेंगे, तो होपफुली मोटिवेट तो हो ही जाएंगे। अच्छा रिजवान, आप मुझे ये बताएं, क्या CSS का इम्तिहान देना बहुत ही डिफ़िकल्ट है? नहीं, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं। इंसान के लिए कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं। अगर वो इंसान ठान ले कि ये मुझे करना है, तो वो बिल्कुल कर लेगा। तो मेहनत के आगे कोई चीज़ नहीं दिखती। तो अगर कोई भी एस्पायरेंट मेहनत करेगा, वो चाहे प्राइमरी स्कूल्स या किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए या कोई प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आए,
इन दोनों में से जो भी ज़्यादा मेहनत करेगा, जो भी ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखाएगा और लगाव दिखाएगा तो वो कामयाबी होगा। रिजवान, कभी इस पूरी जर्नी में आपने ऐसा महसूस किया कि बस अब ख़त्म होना चाहिए, आई शुड विथड्रॉ दिस स्टडी? बिल्कुल ऐसा हुआ था। जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था उसके बाद मेरी होप्स पैदा हो गई कि मेरा सब्जेक्ट जो है CSS पास हो जाएगी, मगर जब रिज़ल्ट आया तो मैंने अपना रोल नंबर और नाम नहीं पाया। तो उस वक्त मुझे लगा कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की, उसके बाद मेरा ऐसे फेल हो गया, तो ऐसे कभी मुझसे पास नहीं हो पाएगा। मगर मैंने खुद को मोटिवेट किया, स्ट्रगल को कंटिन्यू किया, मैंने कंसेक्टिव दूसरा अटेम्प्ट दे दिया, कोई गैप नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पाकिस्तान का एक अच्छा ग्रुप है CSS का, तो उसमें मेरी एलोकेशन हो ही गई है। ब्यूटीफुल। अच्छा रिजवान, आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स थे IR, US हिस्ट्री और इंटरनेशनल लॉ, ये तीनों ओवरलैप करते हैं, तो इनके लिए आपने कौन से सोर्सेज यूज़ किए थे वो आप बताएं नाजरीन को, और बुक्स जो आपने इस्तेमाल किए हो इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने में। ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं मैंने उनको बनाने के लिए या पढ़ने के लिए जितनी मैंने नॉलेज ली 2 सोर्सेज से ली। एक ये जो रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सिलेबस में दे दिए, दूसरे ये एक रिसर्च पेपर्स हैं। रिसर्च पेपर ऐसे पब्लिकेशन इनकी नहीं होती, एक बाकायदे थारो रिसर्च के बाद ही पब्लिकेशन होती है, तो ये मैंने 2 सोर्सेस यूज़ किए। मगर ये ओवरलैप तो करते हैं, मगर इनके क्वेश्चन अटेम्प्टिंग की टेक्निक अलग है। आप इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चन को अगर IR की तरह करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगी। IR पेपर 1 की टेक्निक्स अलग हैं, IR पेपर 2 की टेक्निक अलग हैं, तो आप ओवरलैप कह तो सकते हैं मगर आंसर राइटिंग में नहीं है। जैसा कि आप एक क्वेश्चन है CPEC से गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, अगर आप IR में आएगा पेपर 1 में तो डिफरेंट तरीके से होगा, IR 2 में आएगा तो और डिफरेंट तरीके से होगा, पाकिस्तान अफेयर के हिसाब कुछ पेपर में आएगा तो उसके डायनामिक्स एक अलग होंगे। तो पेपर अटेम्प्टिंग डिफाइन करती है कि आपकी सब्जेक्ट पे कितनी कमांड है, क्योंकि चेक करने वाला अंदाज़ा लगा देता है कि ये जो ग्लॉसरी इसमें यूज़ है तो बिल्कुल। अच्छा रिजवान, जो इंटरनेशनल लॉ है बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये लेस स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसके लिए कोई ऑनलाइन सोर्सेज हो जैसे कि यूट्यूब पे पढ़े वीडियोस अमर बिलाल सूफी की, क्या ये वीडियोस देखनी चाहिए स्टूडेंट को सब्जेक्ट प्रिपेयर करने वक्त? सबसे पहले मैंने जो आइला स्टार्ट किया था वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो अमर बिलाल सूफी के लेक्चर्स थे, 45 लेक्चर्स हैं उनके, मैंने वो सुने थे, इसमें वो बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। दूसरी बात ये कि स्टीफन एलन का मैंने बुक पढ़ा था, मेलकॉम का बुक पढ़ा था, तो अगर आप वो इस अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, आप देखें कि इंटरनेशनल लॉ के पेपर में क्या मांगता है, उसमें ज़्यादा केस स्टडीज़ मांगता है, आर्टिकल्स मांगता है, वो जो उनकी लैंग्वेज है जैसे कि लैटिन वर्ड्स हैं या दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं कि ओपिनो जूरिस टाइप के वर्ड्स हैं, वो अगर आप यूज़ करेंगे उसके अपनी लैंग्वेज में अगर उसको अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं देगा, आपको अच्छे तरीके से मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा रिजवान, जैसे कि आपने कहा कि रिसर्च पेपर्स स्टूडेंट्स वो रिसर्च पेपर्स को गो थ्रू करें, तो रिसर्च पेपर स्टूडेंट कहाँ से उठाएं, वो कौन सी ये पाकिस्तान में थिंक टैंक इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से स्टूडेंट्स रिसर्च पेपर को गो थ्रू करें? इस वक्त मुझे एक स्पेसिफिक नाम नहीं आ रहा, अगर एक रिसर्च गेट है तो वहाँ से आप फ्री में उठा सकते हैं। दूसरा जेड लाइब्रेरी है जिसकी वेबसाइट है b-ok.cc, वहाँ से भी आप रिसर्च आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे रिसर्च। और तीसरी वेबसाइट है JSTOR, वहाँ पे आपको क्वालिटी बिल्कुल, उसकी थोड़ी मेंबरशिप फ़ी है मगर किसी की पास फ्री है तो वो डाउनलोड कर सकता है। उसकी जो रिसर्च पेपर की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है। अच्छा ज़बरदस्त। रिजवान, ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, क्या स्टूडेंट्स वहाँ से उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जो है रिसर्च बेस्ड मटेरियल आता है। हम एस्पायरेंट्स को बिल्कुल अपडेट नॉलेज जो है ना पढ़नी चाहिए, वो करंट अफेयर की हो या पाकिस्तान अफेयर्स की हो, तो बिल्कुल वो आजकल जो हमारे क्वेश्चन पेपर सारे हैं पाकिस्तान अफेयर में या करंट अफेयर में, वो उनको जो एक करंट अप्रोच की टच है, तो अगर वो हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमें मार्क्स कम ही मिलेंगी। CSS इंग्लिश एसे और प्रेसी कंपोजिशन के बाद जो मिनिमम स्कोर देता है वो देता है इस्लामिक स्टडीज़। बिल्कुल। आपने वो कैसे प्रिपेयर किया? सबसे पहले मैंने पहले बात की थी कि इस्लामिक स्टडीज़ को अगर हम देखें तो उसकी डिमांड क्या है। उसकी डिमांड ये है कि उसमें आयात होनी चाहिए, उसमें अहादीस होने चाहिए, उसमें रेफरेंस होनी चाहिए। ऐसे हमें स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि ये ऐसे होगी। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ,
अगर कुछ एक क्वेश्चन आता है ज़कात का कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, आप अगर ये करेंगे कि फोर्स मैगजीन की रिपोर्ट देंगे कि इतने बिलियनियर हैं, इतनी दौलत है, उनकी इतनी हम ज़कात निकालेंगे तो इतनी गुर्बत मिट सकती है, कितना अमाउंट है गुर्बत को मिटाने के लिए, अगर आप इससे वेल रिसर्च आप अगर आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स देगा। दूसरी बात, आप जितना रेफरेंस दे सकें कुरान की वर्सेस से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से या दूसरे किसी रेफरेंस बुक से, जितना आप देंगे आपको उतने मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। रिजवान, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जेंडर स्टडीज़ भी था जी। मार्केट में एक नैरेटिव है कि ये सब्जेक्ट एक तो फेल करता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, दूसरी बात लेस स्कोरिंग है। तो आपने क्या चीज़ अपने जहन में रख के ये सब्जेक्ट पिकअप किया और इसको तैयार किया? जब मैंने ये सब्जेक्ट पिक किया या पिक करने का सोच रहा था तो मैंने रिकमेंडेड रीडिंग्स को उठाया, तो मैंने एक डिस्क्रिपेंसी उसके अंदर पाई। जो रिकमेंडेड रीडिंग्स थी वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को या इंटरनेशनल जेंडर स्टडीज़ को जो है रिफ्लेक्ट कर रही थी। हमारा जो सिलेबस था उसमें पाकिस्तान पर्सपेक्टिव था, तो वो चीज़ें ज़्यादातर 70% मुझे नहीं मिल रही थी, हो सकता है दूसरे एस्पायरेंट्स को मिलती हों। तो मैंने क्या किया कि वो इंटरनेट से, गूगल से वो रिसर्च पेपर्स या अच्छी वेबसाइट से मटेरियल उठाना शुरू किया। मैंने वो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वहाँ से, ये गूगल से, रिसर्च पेपर से, वेबसाइट से बनाना शुरू किया। कुछ टॉपिक्स थे जो जनरल नेचर के थे, जी वुमेन इन डेवलपमेंट, जेंडर इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट और फेमिनिज्म की जो अप्रोचेस हैं, वेव्स हैं, तो वो मैंने जो है रिकमेंडेड रीडिंग से बनाई। रिजवान, क्या इसमें भी केस स्टडी करनी चाहिए? जैसे मौलाना यूसुफ जई हो गई, शर्मीन उबैद चिनाई, क्या इनकी केस स्टडीज़ भी हम शो कर सकते हैं पेपर में? बिल्कुल, आप शो करें और इसमें आप एक ज़्यादा फोकस उस पर करें जो करंट है। जैसे हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल कोई केस होता है, रिसेंट केस होता है जो 1 महीना पहले हुआ, दूसरा महीना पहले हुआ, अगर वो आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में और आंसर पेपर में तो वो एक आपकी अच्छी रिसर्च शो करेगा। क्योंकि मौलाना यूसुफ जई का केस एक बड़ा केस है मगर एक पुराना हो चुका है, तो मुख्तार माई का केस भी एक अहमियत का हामिल है मगर पुराना हो गया। तो उसके बाद बहुत सारे केसेस हैं, अगर वो आप कोट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा रिजवान, आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स मेकिंग के हवाले से, एक तो वो नोट्स नहीं बनाते, दूसरी बात वो परेशान होते हैं कि हम नोट्स बनाएं कैसे, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जो इम्तिहान है CSS का वो रिटन पेपर नहीं है। सबसे पहले इम्तिहान ये है कि आप आउटलाइन से अपना कीमती मटेरियल जो ज़्यादा पेपर में आता है वो कैसे निकालते हैं और लीस्ट जो कुछ टॉपिक्स आते हैं वो कैसे उनसे अलग करते हैं। अगर आप 2015 में देखें कि CSS के रिफॉर्म्स आए, उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ था काफ़ी, तो 2016 से लेकर 2021 तक हमें 6 साल हैं और 6 पास्ट पेपर्स हैं। अगर हम उनको देखें कि ज़्यादा टॉपिक्स कौन से आ रहे हैं, अगर उनसे हम गेस कर लें, उस ज़्यादा उन टॉपिक्स पे फोकस करें कि कौन सा टॉपिक मोस्ट रिपीटेड है, कौन सा टॉपिक लीस्ट रिपीटेड है, उस हवाले से हम उनको बनाएंगे तो आई थिंक कि कोई भी सब्जेक्ट 15-20 दिन के अंदर ही बन जाएगा। और मैंने खुद बनाए हैं प्रैक्टिकली, मैंने US हिस्ट्री बनाया था, इससे जेंडर स्टडीज़ बनाए थे और काफ़ी सब्जेक्ट बनाए थे, तो यही तरीका है। अच्छा रिजवान, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के हवाले से आपकी क्या अप्रोच थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन? पाकिस्तान अफेयर्स में मैंने रिकमेंडेड रीडिंग्स ली जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस थे, जो करंट अफेयर रिलेटेड थे या करंट अप्रोच वाले क्वेश्चंस थे, वो मैंने जो है इंटरनेट से उठाया। वो कैसे? मैंने जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स थी, इंटरनेशनल जो जर्नल्स थे उनको उठाया। उनके नाम मैं लूँगा कि द इकोनॉमिस्ट, अल जज़ीरा, मिडिल ईस्ट मॉनिटर, न्यूज़वीक, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड वाशिंगटन पोस्ट, और उसके अलावा बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। अगर आप वहाँ से करंट अफेयर्स बनाएंगे और कुछ क्वेश्चन पाकिस्तान के वहाँ से बनाएंगे, पाकिस्तान अफेयर्स के, तो आपका ये जो मटेरियल है ना एक अलग होगा और एक अच्छा उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा रिजवान, आप मुझे ये बताएं कि सिंधी के वाले स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं कि वो हम कैसे बनाएं सब्जेक्ट, क्योंकि आजकल डायनामिक्स भी बहुत चेंज हो गई है, सिंधी बैदी भी कंपलसरी है PMS में, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं कि हम सिंधी सब्जेक्ट में जो एस्पायरेंट्स एक गलती करते हैं वो एक बुक उठाते हैं।
जब सारे एस्पायरेंट्स एक बुक उठाएंगे तो एग्जामिनर समझ जाता है कि ये जो है ना मटेरियल ये क्लीशे ये मोस्टर बनाया था। तो आप किसी भी एक बुक को रेफर ना करें, 3-4 बुक्स लें और मुख्तलिफ टॉपिक्स उन बुक्स से बनाएं। तो मेरी मार्क्स आई थी सिंधी लिटरेचर में PMS 2018 में 125 और 2019 में 126। ये इसी वजह से आई थी कि क्योंकि रिसर्च बेस्ड बना हुआ था। अच्छा रिजवान, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपने ये फील भी किया होगा कि जिन स्टूडेंट्स का ताल्लुक रिमोट एरिया से होता है और बिलखुसूस सिंध से, उनको रीडिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। बाय द वे सवाल ये है कि रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है CSS के एग्ज़ाम में? रीडिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। रीडिंग क्या करता है कि वो एक आपका नॉलेज बेस ज़्यादा बनाता है। हम कहते हैं कि डेली न्यूज़पेपर बनो, उसके 2 ही फ़ायदे हैं, एक नॉलेज बेस बनाता है, दूसरा वो आपकी अंग्रेज़ी जो है अच्छे तरीके से आपकी इम्प्रूव करता है। तो दूसरी रीडिंग्स के भी यही 2 फ़ायदे हैं। तो एस्पायरेंट्स तो ये करना चाहिए कि जो बेस्ट बुक्स हैं, जो इजी तरीके से मतलब उनकी अच्छी लैंग्वेज है, तो पहले उनको उठाएं। जो बड़े राइटर्स की हैं, जो फ़िलासॉफिकल टच है, उनको बाद में उठाएं, ताकि एक फर्स्ट लेवल से लेके ऊपर ये चढ़ते जाएं। अगर ये पहले ही फ़िलासॉफिकल या पहले ही जो है डिफ़िकल्ट बुक्स उठाएंगे तो इनको बड़ी दिक्कत होगी। ये आहिस्ता आहिस्ता ये काम चलेगा, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये बिल्कुल भी एब्रप्ट प्रोसेस नहीं, इसके पीछे एक कंटिन्यूस मेहनत होती है। अच्छा रिजवान, पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे और पेपर प्रेजेंटेशन की क्या अहमियत है CSS के एग्ज़ाम में? राशिद भाई, प्रेजेंटेशन एक्चुअली 2 चीज़ों की होती है। एक आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है कि आप कैसे उसको लिखेंगे, कितने पैराग्राफ्स देंगे, कितना गैप छोड़ेंगे। एक तो ये प्रेजेंटेशन हो गई कि आपके ये जो अल्फाज हैं, राइटिंग कैसी होगी, तो एक तो ये प्रेजेंटेशन हो गई। दूसरी प्रेजेंटेशन होती है कि आप उसको में कितना मटेरियल क्वालिटी, कंटेंट आपका कितना क्वालिटी है। सबसे पहले आप कितने रेफरेंसेस यूज़ करते हैं, आपकी बात में कितनी पुख्तगी है। ऐसे तो नहीं कि आपने ऐसे ही कोई स्टेटमेंट दे दी, उसको आपने प्रूफ नहीं किया। अगर आप करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपने उसमें अपना कोई बात कही तो आप उसमें रेफरेंस दें। आप उसमें के ये जो इंटरनेशनल लॉयर है या इंटरनेशनल रिलेशन का एक्सपर्ट है, वो ये बात कहता है, तो आप अपनी बात को सपोर्ट करें रेफरेंसेस से, एग्जाम्पल्स से। तो इस हवाले से आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी, एक तो राइटिंग के हवाले से और दूसरा जो क्वालिटी कंटेंट के हवाले से, अगर ये दोनों चीज़ें मिल गई तो आपकी जो पेपर में मार्क्स होंगी, ये अगर आपकी एक क्वेश्चन में मार्क्स 20 से 7 आती हैं, 9 आती हैं, तो ये आपकी 15 और 16 तक भी बन जाएंगी। अच्छा रिजवान, एक लास्ट क्वेश्चन से मेरे आपसे 3-4 क्वेश्चन। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है और इंट्रोडक्शन में वो किस जगह पे रखनी चाहिए? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि एसे का कंटेंट हम कैसे करें जनरेट, इस हवाले से आप नाज़रीन को गाइडलाइन दें। राशिद भाई, थीसिस स्टेटमेंट एक्चुअली इज़ द क्रक्स ऑफ द एसे। वो स्टेटमेंट बताती है कि आपका स्टांस एसे में क्या है, आप ज़्यादा कौन से पॉइंट पे फोकस करेंगे, आपका मेजर एरिया कौन सा है एसे में, और लीस्ट फोकस्ड एरिया कौन सी है। तो एक तो वो स्टांस बताती है। दूसरी बात, वो किस जगह पे आनी चाहिए। जो मैंने बुक्स रीड किए हैं, मैं आपको वो सोर्सेज भी बताता हूँ, नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। तो कुछ जो राइटर्स हैं वो एट द स्टार्ट ऑफ द एसे करते हैं, वो कहते हैं कि स्टांस पहले दे दो। कुछ लोग कहते हैं जो एंटी पिरामिड स्टाइल चलते हैं, जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक, वो कहते हैं कि आप जो है लास्ट में दे दें। और कुछ जो बुक्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप बीच में और कहीं भी दे सकते हो। जो मैंने ज़्यादा तरीका अपनाया और जो मुझे अच्छा लगा, मैंने वो एंटी पिरामिड वाला स्टाइल जो था, जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक, मतलब थीसिस स्टेटमेंट आखिर में देने वाला किया। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि कंटेंट कैसे उसका बनाया जाए। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि कोई लेट्स सपोज आप एजुकेशन पे बना रहे हैं, तो आपका टॉपिक है कि एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, तो आप सिर्फ इस स्टेटमेंट को ना बनाएं। कल को हायर एजुकेशन पर क्वेश्चन आ गया तो आपका तो मतलब एजुकेशन पे ऐसे बनाना तो किसी काम का नहीं रहा। आप एजुकेशन पे हर एस्पेक्ट को बनाएं, अच्छे बुक्स लें कि उसमें हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन के प्रॉब्लम्स कौन से हैं, सॉल्यूशन कौन से हैं,
वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन कौन से हैं, बेस्ट मॉडल्स कौन से कंट्रीज़ हैं, जैसे सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, हायर एजुकेशन में कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट इस वक्त शुरू हो रहे हैं और रिकमेंडेशंस कौन सी होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से आपने एजुकेशन का ऐसे बनाया तो किसी भी स्टेटमेंट पे आ जाएगा, आप मोल्ड कर देंगे। ऐसे ही दूसरे टॉपिक्स भी बनाएं, डेमोक्रेसी भी, वुमेन भी और दूसरे टॉपिक्स भी। रिजवान, इसी से मुंसलिक एक और सवाल है कि बोर्ड पाकिस्तान के आला पाए के टीचर्स स्टूडेंट को मना करते हैं कि आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को अटेम्प्ट ना करें, आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे अटेम्प्ट करें, तो इस हवाले से आपकी क्या राय होगी? मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऐसे पेपर के ऊपर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उस पर लिखा है कि यूज़ वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस, तो वो यही होता है कि आप मुख्तलिफ डिस्कोर्स यूज़ करें अपने ऐसे में, वेराइटी लाएं, कहाँ पे आर्गूमेंटेटिव यूज़ करें, कहाँ पे एक्सपोजिटरी फॉर्म यूज़ करें, कहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यूज़ करें, कहाँ पे नैरेटिव, मतलब मिक्स होना चाहिए। वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि ये मोनोटोनस लैंग्वेज इसकी नहीं है। दूसरी बात कि वो अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उससे अगर आप वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप लिमिटेड हो जाएंगे सिर्फ ओनली स्पेसिफिक जेनर पे कि यार मुझे यही आता है। तो अगर वो ऐसे पेपर में नहीं आया तो आप तो वहाँ पे ब्लैंक हो जाएंगे। आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस होनी चाहिए और आप बिल्कुल नैरो मार्जिन से ना चलें। CS इज़ नॉट अबाउट गोइंग थ्रू द नैरो मार्जिन। आप अच्छे तरीके से 2-3 जो है मतलब एस्पेक्ट्स पे आप जो है फोकस करें, उनमें अपनी क्वालिटी प्रोड्यूस करें। अच्छा रिजवान, आप मुझे ये बताएं कि 220+ मार्क्स MCQs के होते हैं और MCQs भी स्टूडेंट्स बहुत कम तवज्जो देते हैं, तो MCQs के लिए क्या करना चाहिए? क्या ये जो इल्मी सीरीज़ है ये बुक्स को हम रिकमेंडेड करें या इसके हवाले से कोई और अप्रोच है? राशिद भाई, मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो MCQs होते हैं ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं ना, इनकी अहमियत डिसाइसिव होती है। अगर आप देखें कि 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं ना, तो अगर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स ज़्यादा आ जाएगी तो मतलब एक पेपर में 5 मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगी। तो मतलब इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन को आप निकाल लें, इस वक्त 10 पेपर हो रहे हैं तो आपकी 50 मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगी ना 10 सब्जेक्ट में। आप 550 पे जो एग्रीगेट आपका नहीं बनेगा वो आपका 600 पे पास हो जाएगा। तो इसकी इतनी अहमियत है। CS में 50 मार्क्स बड़ी अहमियत रखती है। दूसरी बात, अगर आप ये बनाएंगे तो आपकी 1 मार्क नहीं बनेंगे, आपकी इससे ज़्यादा बनेंगी। ठीक है, ये कैसे बनाने चाहिए? एक तो अगर आपकी अच्छी रीडिंग होगी तो वहाँ से तो बन ही जाएंगे, और दूसरा आप इसको स्पेसिफिक टाइम भी दें। वो आप इल्मी सीरीज़ का कहा, मैंने HSM सीरीज़ भी लिए थे तो मैंने स्पेसिफिक भी बनाए थे, क्योंकि उसके अलावा इतनी अच्छी मतलब ये 20 मार्क्स का एक पेपर में होता है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल एस्पायरेंट्स को इस पर फोकस करना चाहिए। ठीक। अच्छा रिजवान, आप मुझे ये बताएं कि तहरीरी इम्तिहान के बाद इंटरव्यू का एक मरहला होता है, तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा? आप एक्सपीरियंस शेयर करें नाज़रीन के साथ। बिल्कुल, इंटरव्यू एक बहुत अच्छा मरहला होता है। उसमें आपको अपनी स्पोकन लैंग्वेज पे फोकस करना होता है। पहले हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंटेशन, तो रिटन पेपर की प्रेजेंटेशन एक अलग होती है। अब आपकी पर्सनैलिटी प्रेजेंटेशन होगी, आप खुद जाएंगे, आप वहाँ पे मिलेंगे, आपके हर चीज़ चेक होगी, आपका बोलने का अंदाज चेक होगा, आपके बैठने का उठने का हर चीज़ चेक होगी। तो आपको अपनी पूरी पर्सनैलिटी पे एक इंक्लूसिव अप्रोच लगा के फोकस करनी है। ठीक। दूसरी बात, आपको लैंग्वेज पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड हासिल रखनी है, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू ज़्यादातर इंग्लिश में होगा। ये एक तरीक़ेकार है। बाकी जो है पैनल की विश है, दूसरा भी मीडियम ले सकते हैं, मगर अगर आपकी स्पोकन अच्छी होगी तो आपके थॉट्स जो हैं अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं होगी तो आप अपना आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि स्पोकन लैंग्वेज पे जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ जो रिटन की प्रिपरेशन करते हैं वो भी फोकस करें, क्योंकि ये CSS के इम्तिहान में एक इंग्लिश जो है एक बड़ी अहमियत की हामिल है। अच्छा रिजवान, लास्ट फ्रेश एस्पायरेंट के लिए कोई सजेशन हो, कोई उनके लिए गाइडलाइन? मेरी उनके लिए 2-3 सजेशंस हैं। पहले तो आप ऑप्टिमिस्ट रहें, पॉजिटिव रहें। दूसरी बात, आपका जो ग्रुप एलोकेशन है वो FPSC डिसाइड नहीं करता, वो डिसाइड आप खुद करते हैं जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं। तो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट जब भी करें तो आप अपनी जो है मिजाज को देखें कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा सूट कर रहा है। तीसरी बात,
कि कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़िएगा, डिप्रेशन के फेज आते रहेंगे, रोलर कास्टर ये ड्राइव है और इसमें हमेशा पॉजिटिव रहें,